हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म, आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस संग्रह बाय अनु सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। गुड मॉर्निंग। जुड़ जाएंगे मेरे सभी छोटे भाई बहन जी लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट चैप्टर तो पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हम इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और आज की इस क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार अगर आए होंगे आप तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। स्टार्ट किया जाए। अगर स्टार्ट करना है तो प्लीज दिल की इमोजी लगा के अपना सिग्नल दे दीजिए मुझे चैट में फटाफट से, ताकि हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। और प्रैक्टिस सेशन के तौर पे रहेगा। ये किस तौर पे रहेगा प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस सेशन के तौर पे रहेगा। जी हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गौर करिए, अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए, अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की जिसकी जरूरत पड़ती है उसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? गौर करिएगा, जो न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो अतिरिक्त ऊर्जा जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं? यहां से यहां तक जो अभिकारक अणुओं को, अभिकारक अणु के पास अपनी ऊर्जा तो है ही, बस इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है हम उसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया होती है? प्यारे बच्चों, रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है उसका विघटन हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे कोई भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो तो वो शून्य कोटि का हो जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? प्रथम कोटि। ये याद रख लीजिएगा। किसी वस्तु के अभिक्रिया करने का दर किस पर डिपेंड करता है? उसके सक्रिय भार पर। जैसे मान लीजिए ए और बी आपस में अभिक्रिया करके सी बनाता है, तो इस अभिक्रिया की जो दर है वो निर्भर करता है ए और बी के मोलर सांद्रण पर, जिसको हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, सक्रिय भार कहते हैं। ये हटता है तो एक नियतांक लगता है, ये ए की सांद्रता और बी की मोलर सांद्रता, जिसको हम सक्रिय भार भी कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्यारे बच्चों समय के साथ साथ घटती जाती है। मैं आपको बता चुका हूं, पूरे वन शॉट क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप सर्च कर लीजिएगा रासायनिक बलगतिकी साइंस संग्रह वन शॉट, तो आ जाएगा यूट्यूब पे। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये स्टार्टिंग में हमारे पास ए से बी अभिक्रिया होने वाली है, लेकिन जब समय 0 है तो इसका मतलब ये हमारा 100% है। सांद्रता जितना रहेगा वो अपने आप में 100%। लेकिन जैसे कुछ टाइम हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, जैसे टी का मान कुछ हो जाएगा तो ये क्या होते जाएगा? घटता है। सांद्रता जब घटेगी तो सांद्रता घटने के साथ साथ अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? घटती है। तो समय के साथ साथ क्या होती है प्यारे बच्चों? घटने लगेगा। रासायनिक अभिक्रिया ये है और इसका वेग का समीकरण हमसे पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को बताया हूं कि प्यारे बच्चों, तीव्र अभिक्रिया हो चाहे मंद अभिक्रिया हो, हम वेग सिर्फ मंद अभिक्रिया का ही निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि तीव्र अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हम उसको वेग को ठीक ठीक पता नहीं कर पाते हैं। तो हम अगर वेग निर्धारक पद की बात करें तो हम वेग किससे निकाल पाते हैं? सिर्फ मंद वाले से। तो हमारा मंद वाले से समीकरण क्या निकल के आएगा? आर बराबर के अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक में क्या है? O है और O3 है। लेकिन प्यारे बच्चों, तीव्र वाले से हम
कुछ हेल्प ले सकते हैं। तीव्र वाले से हम अगर साम्य स्थिरांक k का मान देखें, इससे मान लो ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2, कौन सा वेग निर्धारक पद होगा? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वेग निर्धारक। तो समीकरण 2 से ये देखिए, समीकरण 2 से ये है, समीकरण 2 से ये है, और समीकरण 1 से आप इसका क्या निकाल सकते हैं? साम्य स्थिरांक। के बराबर क्या लिखोगे? प्रतिफल की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता। तो प्रतिफल वाला ये हो गया, नीचे अभिकारक। अब यहां से आप O निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? O। यहां से हम O निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा? K इंटू O3 बटा में O2। अब इसके मान को आप इसमें रख दो, इसके मान को आप इसमें रख दो। R बराबर K, O की जगह पे क्या रखोगे? इसको K डैश मान लो, K इंटू K डैश बटा O3 इंटू O3 O2, और यहां पर भी क्या है प्यारे बच्चों? O3। K इंटू K डैश एक नियतांकी है, इसको कुछ मान लेते हैं K। O3 मिलकर के O3 के पावर में 2 हो जाएगा, और ये पावर में -1 हो जाएगा। नीचे है, ऊपर गया तो -1। ये देख लीजिए, अगर कोई समीकरण आपको यहां पे दिख रहा हो तो मुझे दिख रहा है समीकरण 2, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, K O3 के पावर में 2, O2 के पावर में -1। क्लियर है ना? क्लियर है? हाँ, 5 का भी। चलो बहुत बढ़िया। 6 नंबर, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान कितना होता है भाई? लगभग मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम अभिक्रिया के लिए यह मान प्यारे बच्चों 2 से 3 के बीच होता है। कितना? 2 और 3 के बीच में रहता है ताप गुणांक का वैल्यू। ताप गुणांक किसको कहते हैं आप सब लोग पता होगा? K1 प्लस 10 बटा में K1, इसको हम क्या कहते हैं? ताप गुणक। ये ताप गुणक का मान मैक्सिमम अभिक्रिया के लिए 2 और 3 के बीच। याद रखिएगा सब लोग, रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस B से C है। इस दर के लिए किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? अभिक्रिया की दर के लिए प्यारे बच्चों 2A प्लस B से क्या बन रहा है? C। हमें अभिक्रिया की दर R लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 2 को लिखेंगे 1/2, अभिकारक है तो माइनस dA बटा में dt, पढ़ा चुका हूं पहले ही, बराबर B है, माइनस लगेगा, नंबर कुछ नहीं है, dB बटा में dt, बराबर प्रतिफल के लिए प्लस लगता है, dC बटा में dt। ये सब, इन सभी समीकरण से हम अभिक्रिया की दर को निरूपित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही है इनमें से सभी। देखो ये वाला भी हमको मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है, लेकिन यहां पे माइनस होगा, और ये वाला भी मिल रहा है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें डी हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उसी दिन पढ़ाए थे परसों की क्लास में कि प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है ताप पर? अभिक्रिया का दर स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, अणुकता का अधिकतम मान कितना संभव होता है? अणुकता किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। अणुकता का अधिकतम मान जो होता है प्यारे बच्चों वो 3 तक ही संभव है, क्योंकि एक टाइम में अधिकांश मैक्सिमम कितने अणु हो सकते हैं जो टक्कर कर सकते हैं? 3। इसलिए अणुकता का मैक्सिमम मान हम कितना कह सकते हैं? 3 कह सकते हैं। अणुकता का अधिकतम मान कितना कह सकते हैं? 3। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कोटि कैसे व्यक्त किया जाता है और किस प्रकार से हम वेग स्थिरांक के इकाई को निकाल सकते हैं। देखिए द्वितीय कोटि की बात है, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो k a के पावर में 0 लगा दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो a के पावर में 1 लगा दो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी तो पावर में 2 लगा दो, तृतीय कोटि की होगी तो 3 लगा दो। अब आपसे पूछा कि द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, बाबू वेग स्थिरांक को क्या लिखते हो? k लिखते हो। यानी आपको द्वितीय कोटि वाला, द्वितीय कोटि का मतलब इसमें से चलना है और k निकालना है, तो k बराबर क्या निकाल लोगे? r
ये गुना में था, नीचे आ गया तो भागा में। अब आपको मात्रक, इकाई का मतलब मात्रक ही होता है, तो R क्या है? अभिक्रिया की दर। तो हम जब इसका मात्रक रख देंगे, इसका मात्रक रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो K का मात्रक निकल जाएगा। तो R का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। नीचे में क्या है? सांद्रता के पावर में 2 है। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, लेकिन प्यारे बच्चों स्क्वायर है तो हमें इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 1 मोल प्रति लीटर से ये मोल प्रति लीटर पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, कट गया। ये मोल ऊपर चला जाएगा तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा। लीटर -1 है, ऊपर गया तो प्लस, और ये सेकंड पे -1, सेकंड इनवर्स। तो मोल, ये देखो प्रति मोल, प्रति मोल, लीटर, लीटर, सेकंड के ऊपर -1, यानी कि भैया यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? सी। 10 का सी, गलत नहीं, मोल के ऊपर -1, लीटर पे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये लीटर नीचे है -1 में, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई गलती से भी मत लगा देना, इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B से C हो रही है। इसके लिए दर क्या होगा? दर का मतलब अभिक्रिया का वेग की बात कर रहा है, R की बात कर रहा है। प्यारे बच्चों R किस पर डिपेंड करता है? अभिकारक की सांद्रता पर। लेकिन याद करिएगा कोटि 0 कह रहा है तो पावर में 0 लग जाएगा। कोटि का मतलब कि कुल कोटि का मान 0 आना चाहिए, तब शून्य कोटि कहलाएगा। प्रथम कोटि कहता तो सिर्फ 1 आना चाहिए, तो 1 पे 1 हो जाता, 1 पे 0 हो जाता, इस पे 0 होता तो इस पे 1 हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये टोटल प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि 1 + 0 = 1 आएगा। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 0 + 1 = 1 आएगा। लेकिन 0 + 0 = 0, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सवाल में पूछा एक शून्य कोटि, तो शून्य कोटि के लिए ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? प्यारे बच्चों ये सभी पूछे गए सवाल है। किस अभिक्रिया की, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक? तो देखो शून्य कोटि जब होता है, जब कोटि 0 हो, कोटि 0 हो, तो आप क्या पढ़ते हो? R = K, A की सांद्रता के पावर में 0। अब प्यारे बच्चों किसी भी संख्या के पावर 0 1 हो जाता है, तो R बराबर क्या हो गया? K। यानी कि जब कोटि 0 होता है तो R का मात्रक K के मात्रक के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? K का मात्रक किसके बराबर हो रहा है मेरे भाई? R के बराबर। K का मात्रक किसके बराबर हुआ? R के मात्रक के बराबर होता है। यूनिट ऑफ K = यूनिट ऑफ R। तो भैया कोटि कितना रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। अगला सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है? प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग समीकरण जो निकाले थे उसमें हम निकाले थे K = A0 - A/T, यही निकला था ना। और जो ग्राफ खींचा जाता है, इस ग्राफ में ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है y अक्ष। y = mx + c, ढाल जो था जिसमें हमारा ये a हो गया y अक्ष पे और इधर हमारा t होता था। प्यारे बच्चों ढाल कुछ इस तरीके से निकलता था ये। तो हमारा समीकरण इसमें कौन सा ऐसा दिख रहा है ग्राफ? ये वाला। शून्य कोटि के लिए ये ग्राफ आता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ध्यान रखना ये ग्राफ देख रहे हो ना, ऐसा। शून्य कोटि के लिए T½ किसको कहा जाता है? अर्ध आयु, एक ऐसा समय जिसमें अभिक्रिया सिर्फ 50% ही कंप्लीट हो, यानी 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगता है, 50% यानी कि अभिक्रिया को आधा होने में जितना समय लगेगा उसको T½ कहते हैं। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए प्यारे बच्चों जैसे आप सब लोग जानते हो K बराबर क्या होता है? A0 - A/T। किसके लिए? जब हमारा कोटि 0 होगा तब। अब कहता है T½ तो प्यारे बच्चों जब समय T½ रहा तो उस समय सांद्रता जो होती है
वो प्रारंभिक सांद्रता के आधा हो जाती है, क्योंकि आधा पूरा होने में, आपकी थाली में 10 रोटी है तो 5 रोटी खाने में जितना समय लगा, आपकी थाली में 12 रोटी है तो 6 रोटी खाने में जितना समय लगा, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता A0 है तो उसका आधा होने में जितना समय लगा। अब आप देख लीजिए यहां पर K का मान रखें, K बराबर A0 माइनस A के जगह पे क्या रखिएगा, A0 बट्टा में 2, नीचे में T के जगह पे क्या रखना है, T हाफ। आधा पूरा में से आधा घटाइएगा तो A0 बट्टा में 2 आ जाएगा, और ये T हाफ किसके बराबर, K के बराबर। अगर आप T हाफ यहां से निकाल देंगे तो ये इधर आ जाएगा और K नीचे आ जाएगा, तो A0 बट्टा में 2K। प्यारे बच्चों, आपने प्रारंभिक सांद्रता को A0 माना है, कहीं कहीं समीकरण में इसको छोटा a मान लेगा, A बटा में 2K। तो अभिक्रिया का जो अर्धायु है वो सीधे सीधे A के समानुपाती हो रहा है, सीधे सीधे A के समानुपाती हो रहा है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती हो रहा है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती हो रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान कितना होता है भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान T1/2 बराबर 0.693 बट्टा में K हो जाएगा, 0.693 बट्टा में K आ जाएगा, याद रखिएगा सब लोग। अगला, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, प्यारे बच्चों H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, N2O5 का भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एस्टर का जल अपघटन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन ये वाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। यदि dx बट्टा dt बराबर इतना है और pH 2 से 1 करते हैं तो अभिक्रिया की दर 100 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, ये मैं निकलवा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, समझ में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। dx बट्टा dt का मतलब r होता है, r बराबर इसने कहा कि k h प्लस और यहां पे n है, कह रहे कि जब pH हम 2 से 1 कर रहे हैं, प्यारे बच्चों H प्लस की जब सांद्रता है तो निश्चित रूप से यहां pH का लेना देना है। pH जब 2 था तो जब pH 2 होगा तो H प्लस कितना हो गया, H प्लस हो जाएगा 10 की पावर -2। कभी भी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला है 10 की पावर माइनस ऑफ pH, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां pH का मान 2 रखा है तो H प्लस की सांद्रता कितना निकल गया, 10 की पावर -2, इसलिए R यहां पर क्या हो गया, K, H प्लस के जगह पे हमने रख दिया 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 पावर में n, तो R बराबर K और 10 के पावर -2n हो जाएगा, 2n गुना हो गया, समीकरण 1। इसने कहा जब pH को 2 से 1 किया, जब pH को 2 से 1 कर दिया, अब जब pH मान प्यारे बच्चों इसने 1 कर दिया तो ये बताओ यहां H प्लस की सांद्रता क्या हो जाएगी, 10 के पावर -1। जितना pH रहेगा, H प्लस की सांद्रता निकालना हो तो 10 के पावर में -pH हो जाता है। ये सूत्र है, 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे, 10th में नहीं पढ़े होंगे तो 11th में तो पक्का पढ़े होंगे, वहां भी नहीं पढ़े होंगे तो यहां पढ़ लीजिए। H प्लस की सांद्रता निकालने के लिए 10 के पावर -pH। अब सोचो मेरे भाई, R को कह रहा है कि 100 गुना हो जाता है जब मैं pH 2 से 1 करता हूं, तो देखो पहले R था, अब ये R 100 गुना हो गया, यानी कि 100 इंटू R हो गया, बराबर K 10 के पावर में यहां पर H प्लस -1 हो, -1 इंटू n, तो 100 इंटू R बराबर K 10 के पावर में -1। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब एक काम करते हैं, हमें कोटि निकालना है यानी n का मान निकालना है, अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है यानी n निकालना है, तो हम समीकरण 1 भागा समीकरण 2 कर देते हैं, या 2 भागा 1 कर दो, तो ये R है, R LHS बट्टा LHS 100 इंटू R बराबर RHS बट्टा में RHS K 10 के पावर -2n बट्टा में K 10 के पावर -n। प्यारे बच्चों जो कटे कटा दो, छठे छटा दो, R से R हो गया, कट गया, K से K कट गया। प्यारे बच्चों इधर जो बच रहा है 1 बट्टा में 100 बच रहा है, और इधर हमारे पास 10 के पावर में -2n और नीचे 10 के पावर में -n। प्यारे बच्चों हम इसको 1 बट्टा 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसको हम पूरे को एक साथ लिख सकते हैं 10 के पावर में -2n
और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जी सर। अब गौर कर लीजिए, आप 1/10 को 10 लिख सकते हो और ये 10 में सिर्फ -n बचेगा। प्यारे बच्चों, जब आधार बराबर हो जाता है तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो -2 बराबर -n, n माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, n बराबर में 2 मिलता है, यानी कोटि का मान 2 आ जाएगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी। एक कॉल है, तब तक आप लोग दूसरा समझ में आ गया सबको ना। चलो, अब ये कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से लिखा गया है। वेग क्या लिखा है, आर बराबर के ए के पावर में 2 और ये बी की सांद्रता है। इसकी कोटि निकालो। प्यारे बच्चों, कोटि के बारे में बताया गया है कि वेग नियम समीकरण में प्रयुक्त सांद्रता पद के घातों का योगफल, इसका जो पावर है 2 + 1 जोड़ दिया 3 आ गया, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया कही जाएगी। किस कोटि की अभिक्रिया कही जाएगी, तृतीय कोटि की। जल में H2 + Cl2 2HCl, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि प्यारे बच्चों, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि हमेशा देखा गया है 0। कोटि एक प्रायोगिक मान है, ये थ्योरेटिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और ये प्रायोगिक मान होता है। तो ये प्रैक्टिकल करके ही ये बताया जा रहा है आपको कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि का टी हाफ होता क्या है, 0.693 में के। अब चलिए बारी बारी से देखिए, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि वेग स्थिरांक इस पर दिख रहा है। प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यह सही बात है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमको प्रारंभिक सांद्रता नहीं दिख रही है। तो प्रथम कोटि के लिए जो अर्ध आयु है वो प्रारंभिक सांद्रता से कोई लेना देना है ही नहीं, निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल ही निर्भर नहीं करता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। क्या है भैया, आर बराबर के ए की सांद्रता के पावर में 2 और ये बी की सांद्रता। ये पूछा हुआ 2023 में प्रश्न पूछा, इसने कहा कि मैं ए की सांद्रता को स्थिर रख करके बी को 3 गुना कर रहा हूं, यानी कि अब जो नया वेग होगा इसको हम आर डैश मान लेते हैं। इसने कहा ए के सांद्रता को स्थिर रख के बी को 3 गुना कर रहा हूं, यानी पहले ये बी था, अब 3 गुना में बी हो जाएगा। अब ये 3 गुना में बी हो जाएगा तो वेग पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो, आर डैश बराबर ये 3 बाहर निकाल दिया, 3 × के ए के पावर में 2 और यहां पर तो बी ही बचेगा। तो आर डैश बराबर 3। प्यारे बच्चों, इसके जगह पे देखो क्या दिया है, आर, 3 × आर। तो हमारा जो नया वेग है वो पुराने वेग का 3 गुना सिर्फ हुआ, नया वेग पुराने वेग का 3 गुना हुआ। अच्छा, मैं गलत लिख दिया हूं, बी के पावर में 2 दिया है ना, सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी, बी के पावर में 2 दिया है, तो यहां पे b के पावर में जब 2 है तो 3 × b के पावर में 2 हो जाएगा। चलो, तो r डैश बराबर के a की सांद्रता, और ये 9 बाहर हमने निकाल दिया, तीतीरी के 9 बाहर हो गया, इंटू के a और ये b के पावर में 2। तो r डैश बराबर 9 गुना में पुराना वाला r, ये तो 9 गुना हो गया b के पावर में 2, तो ये 3 गुना नहीं 9 गुना होगा। जब a के पावर में 2 रहता और b रहता तो 3 गुना हो जाता। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt, ये r के बराबर ही है, वेग ही है, के a के पावर में 1/2 b के पावर में 1/2। प्यारे बच्चों, ये a है, ठीक है ना, a। तो अभिक्रिया की कोटि बता दो,
कभी भी कोटि निकालना हो सांद्रता पद का पावर जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 मिला के 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? हां जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्यारे बच्चों समय इनवर्स आएगा, क्योंकि प्रथम कोटि का मतलब r बराबर के, a की सांद्रता के पावर 1। k का मात्रक निकालना है, r बट्टा में आ जाएगा a। r क्या है हमारा? अभिक्रिया की दर, जिसका मात्रक होता है भैया मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, बट्टा में ये सांद्रता है, सांद्रता का सिर्फ क्या होता है? मोल प्रति लीटर। प्यारे बच्चों मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट गया, अब क्या बचा? सिर्फ सेकंड इनवर्स। सेकंड में अगर दिया रहेगा तो सेकंड इनवर्स आएगा, यदि समय सेकंड में रहेगा तो। अगर समय मिनट में दे दे तो मिनट इनवर्स, वर्ष में दे दे तो वर्ष इनवर्स, घंटा में दे दे तो घंटा इनवर्स। यानी कि ये समय का हम इनवर्स बता सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि समय किस मात्रक में दे रहा है, इसलिए समय इनवर्स। अगला, किसी भी अभिक्रिया में जनरली उत्प्रेरक क्या कर सकता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास धनात्मक उत्प्रेरक है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो वो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है और अभिक्रिया को तेज कर देगा। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा सब लोग। चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है प्रथम कोटि के लिए? प्यारे बच्चों प्रथम कोटि के लिए समाकलित यानी कि समाकलन के बाद याद करिए हम लोग क्या निकाले थे? k बराबर 2.303 बटा में t लॉग प्रारंभिक सांद्रता A0 R0 है, तो हम यहां पे R0 रखेंगे, बट्टा में t समय के बाद की सांद्रता, इसने r लिखा है तो हम r लिख देंगे। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और गौर कीजिए हम इससे पहले ln लिखे थे, ln को लॉग में बदला गया है तो 2.303 लॉग है, हम सिर्फ इसको ln भी लिख सकते हैं। 1/t बचेगा और इधर ln बचेगा, ln R0 बटा में r। यहां पे दो ऑप्शन सही हो रहा है, एक पहला भी और दूसरा भी, यानी ऑप्शन नंबर डी फाइनली सही है। ए और बी दोनों, ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि ln को जब लॉग में बदला है तो 2.303 लॉग लिख सकते हैं। तो एक समीकरण को दो तरीके से लिखा जाता है। और कई बच्चे देखिए अभी चैट में गलत आंसर लगा दिए, अभी काफी बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं लेकिन गलत है। ऑप्शन बी के साथ साथ ऑप्शन ए भी होगा, क्योंकि ये समीकरण इसी से आया था। हम ln को लॉग में बदले थे तो ln बराबर 2.303 लॉग होता है। समझ में आ गया? इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सड़कों पर क्लास में नजर हटी तो नंबर कटी। याद रखिए अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया का वेग अणुकता पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अभिक्रिया के वेग अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, सक्रियण ऊर्जा पर भी। अणुकता से उसको कोई लेना देना नहीं है कि कितनी तेजी से अभिक्रिया होगी, अणुकता से कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हो, जैसे ओजोन वाला भी बनाया था। मंद पद अभिक्रिया की दर निर्धारक पद होती है, तो समीकरण 2 से ही हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, क्योंकि ये मंद है। तो यहां से हम R निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती NOBr2 की सांद्रता और NO की सांद्रता, इसी से हमारा वेग निकलेगा। यही हमारा मेन है, ये हमारा मेन है। लेकिन जो दूसरा समीकरण दिया है समीकरण 1, जरा समीकरण 1 से हम हेल्प लेते हैं। समीकरण 1 का हम अगर निकालेंगे प्यारे बच्चों साम्य स्थिरांक k का मान, तो प्रतिफल की सांद्रता बट्टा में अभिकारक की सांद्रता आती है NO इंटू Br2। यहां से हम NOBr2 निकाल लेते हैं, NOBr2 निकाल लेते हैं, बराबर में रख देते हैं K इंटू NO इंटू Br2। ठीक है, अब इसके मान को यहां पे रख दो, इसमें R बराबर ये K हो जाएगा, K NOBr2 का मान कितना आ गया, फिर K NO इंटू Br2
और प्यारे बच्चों इधर बगल में भी NO लगा था। तो नियतांक नियतांक मिलके नियतांक ही हो जाएगा। NO की पावर 1, NO की पावर 1, NO के पावर में 2 हो जाएगा। ये सिर्फ Br2। इस अभिक्रिया के लिए कोटि पूछ रहा है, कोटि क्या होगा? कोटि 2 + 1 = 3 आ जाएगा क्या? बताइए, कोटि 2 + 1 = 3 आ जाएगा? क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। 2 + 1 = 3। तो जो वेग आता है फाइनली अभिक्रिया की दर में प्यारे बच्चों, जो सांद्रता पद होता है उसके पावर के योग को क्या कहते हैं? कोटि। किसी अभिक्रिया का वेग जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी, यानी कि समय बढ़ता जाएगा, वेग उसका घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि सांद्रता में कमी आने लगती है, वो खर्च होने लगता है। स्टार्टिंग में सांद्रता बहुत ज्यादा रहता है तो अभिक्रिया तेजी से होती है, लेकिन जैसे जैसे प्यारे बच्चों समय बढ़ता जाएगा उसकी सांद्रता कम होने लगती है और अभिक्रिया की दर भी घटने लगती है। अभिक्रिया के बढ़ने से, यानी कि समय के बढ़ने से वेग क्या होता है प्यारे बच्चों? घटने लगता है। अगला सवाल, रासायनिक गतिकी के नियमानुसार एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस पर समानुपाती होता है? प्यारे बच्चों, रासायनिक गतिकी को ध्यान रखें, ये A और ये B है। हमारे पास अभिकारक है और ये प्रतिफल है। हम सब लोग जानते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है। अभिकारक की मोलर सांद्रता, जिसको हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिकारकों की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा ना। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो कर लीजिएगा। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सपोर्ट ही हम सबको एनर्जी देता है। तब हम फिर अगले दिन वापिस इसी ऊर्जा के साथ, अपितु इससे ज्यादा ऊर्जा के साथ आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छे से पढ़ना। इसने कहा कि अभिक्रिया की दर समय बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता कम होने लगती है। पहले बात सही बोल दिया, पहला ही बात सही बोल दिया कि समय व्यतीत होने के साथ वेग, अभिक्रिया की जो दर है वो कम होती है, और ये सही बात है। क्यों कम होती है? क्योंकि सांद्रता में कमी आती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। दूसरा पढ़ लो, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के दौरान हर समय एक ही रहती है? नहीं नहीं नहीं, अभिक्रिया की दर हमेशा सही नहीं रहती है, एक ही जैसी नहीं रहती है। अभिक्रिया की दर ताप परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती। गलत बात लिख दिए बाबू, अभिक्रिया की दर ताप पे बहुत डिपेंड करती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर घटती है? ना ना, ये भी गलत लिखा गया है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को पहले ही कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देगा? कम कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोटि एवं अणुकता एक समान होगा? ना, कोटि एवं अणुकता एक समान होगा, ये गड़बड़ लग रहा है। अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, भिन्नांक भी हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही लिखा गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण से हम कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रायोगिक मान है। कोटि का निर्धारण प्रयोग द्वारा होता है। ये तीनों बात सही लिखा गया है, लेकिन असत्य है पहला, क्योंकि हाँ, कोटि और अणुकता कभी एक समान हो ही नहीं सकता। कोटि और अणुकता एक समान हो ही नहीं सकता। अभिक्रिया की कोटि कौन सी मान होती है प्यारे बच्चों? प्रायोगिक मान की सैद्धांतिक मान? आणविकता जो होती है, जो अणुकता भी हम उसे कहते हैं, अणुकता सैद्धांतिक मान है, यानी कि थ्योरी के जरिए निकाला जा सकता है प्यारे बच्चों। परंतु अगर मैं बात करूं कोटि को लेकर के, तो ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, प्रायोगिक मान होता है, याद रखिएगा सब लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की कोटि के लिए गलत है? अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन गलत है? अभिक्रिया की कोटि हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी? नहीं नहीं, अभिक्रिया की कोटि तो पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्न भी हो सकता है ना, ये तो भिन्न भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या होती है, ये गलत बात लिखा है और हमें गलत वाला ही पहचानना था। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की आणविकता के लिए गलत है? देखो कितने अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं। अणुकता के लिए, अणुकता एक पूर्ण संख्या या भिन्नांक हो सकती है। देखो, अणुकता पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन भिन्नांक नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन ही गलत है।
अणुकता कभी भी बट्टा में नहीं हो सकता, क्योंकि अणु की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकता, 2.25 नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता, 1/4 नहीं हो सकता। अभिक्रिया की क्रिया सब तो ठीक है, लेकिन ये बात गलत है, हमें गलत ही पहचानना है। अगला, वेग नियम समीकरण में कोटि बताइए। प्यारे बच्चों, इसके पावर में क्या है? x। तो कोटि हमेशा सांद्रता पद के घात के योगफल x प्लस में y के बराबर हो जाएगा। समझ आया क्या? एक बार बता दो सब लोग, समझ आ गया यहां तक? अगला, यदि किसी अभिक्रिया का दर इस तरीके से लिखा जाता है, dx/dt बराबर k, a की सांद्रता के पावर 1/2, b के पावर 3/2। इसने पूछा बता दो कोटि क्या होगा। प्यारे बच्चों, कभी भी कोटि निकालना हो, सांद्रता पद के पावर को हम क्या कर देंगे भैया? जोड़ देंगे। 1/2 प्लस 3/2 जोड़ दिया, 4/2 कट गया, कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आता है? यस। अगला, a प्लस बी से अभी उत्पाद बन रहा है, इसके लिए अभिक्रिया का दर ये लिखा गया है, R बराबर K, A की सांद्रता B की सांद्रता, कोटि क्या होगी? पावर में 1 1 है, कुछ नहीं है तो छुपा है 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए। अरे भैया खत्म? अच्छा यहां पे है, 39 नंबर यहां पे है। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? टंगस्टन के सतह पर NH3 का विघटन, टंगस्टन के सतह पे, प्लैटिनम के सतह पे, W टंगस्टन के सतह पर भी प्यारे बच्चों ये जो होता है N2 + H2, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। या प्लैटिनम की सतह पर भी, गोल्ड की सतह पर भी। इसके लिए जो अभिक्रिया का दर है -dA/dt किसके बराबर होगा? देखो प्यारे बच्चों, हमारे सामने समीकरण है AA + BB बराबर, ये प्रतिफल बन रहा है, उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट कहते हो अंग्रेजी में। अब बताओ हमें R लिखना है, इसके लिए तो R बराबर क्या लिखेंगे? माइनस, ये नंबर तो नीचे आ जाता है 1/A, और D A की सांद्रता बट्टा में dt बराबर माइनस, ये भी अभिकारक है तो माइनस लगेगा, नंबर नीचे आ गया, और ये D B की सांद्रता बट्टा में dt। आपसे पूछ रहा है -dA/dt किसके बराबर होगा? -dA/dt किसके बराबर होगा? प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम एक काम करते हैं, -dA/dt को इधर लिख लेते हैं, और ये a नीचे भागा में है, उधर चला गया तो बट्टा में, सॉरी गुना में, dB/में dt। यहां पे देखो ये सही जवाब होगा, लेकिन यहां माइनस मिस्टेक से छूटा हुआ है, -a/b। यही पूछ रहा था ना कि ये किसके बराबर होगा, तो -a/b इंटू dB/में dt इसके बराबर में हो जाएगा। आ गया समझ में ना कैसे? ये दोनों, ये सब आपस में बराबर हैं, ये भी अभिक्रिया की दर, ये भी अभिक्रिया की दर। हमसे ये वाला मान पूछा तो इसको इधर रख लिया, a भागा में था, इधर आ गया तो गुना में हो गया। समझ में आ गया ना? तो 40 नंबर का ऑप्शन सी लगाना, ऑप्शन नंबर सी लगा देना सब लोग। एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक को आधा विघटित होने में समय लगा, किसके समानुपाती होता है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, n-1 के व्युत्क्रमानुपाती। T½ हमेशा इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप शून्य कोटि रख के देखो, अगर आप यहां पे कोटि का मान 0 रखोगे तो कोटि 0 होगा, तो 1/a के पावर -1, यानी कि वो ऊपर जाएगा। तो आप देख लो, T½ शून्य कोटि वाला में आता है a/2k, तो देखो a आ गया। अगर आप कोटि 1 लेते हो तो कोटि जब 1 लोगे तो यहां पे T½ में क्या आ जाएगा? T½ में a 1 - 1 बराबर 0, मतलब कि T½ 1 के बराबर, यानी इसमें a होता ही नहीं है। तो ये समीकरण है, याद रखिएगा, इतना होता है। अगला सवाल, यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी दोगुना हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों, एक समीकरण देता हूं, एक सूत्र देता हूं शॉर्टकट, उसको याद रखिएगा। T½ बराबर याद रखिएगा a के पावर में 1 - n, बस इतना याद रखिएगा। बस T½ बराबर a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता।
इसने कहा कि प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना अगर कर दिया जाए, यानी ये A है तो A की जगह पे अब 2 इंटू ए लिखा जाएगा, तो उसकी अर्ध आयु भी दोगुनी हो जाती है। यानी कि जो अर्ध आयु t हाफ है अब ये दोगुना हो जाएगा, 2 इंटू टी हाफ हो जाएगा। तो कोटि निकालो, कोटि का मतलब n हमें प्राप्त करना है। सूत्र ये हमेशा याद रखिएगा, टी हाफ की जगह पे मान हो गया 2 इंटू टी हाफ बराबर a की जगह पे 2 इंटू ए बटा में 1 माइनस n है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोटि निकालना है। अब गौर करिए प्यारे बच्चों, यहां पर 2 इंटू टी हाफ बराबर 2 a के पावर में 1 माइनस n आ रहा है। अब यहां टी हाफ के जगह पे हम ये मान रख सकते हैं, यहां से कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा सब लोग। 0 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर तो 0 आएगा, बट कैसे आएगा, दो गुना हो गया तो 2 इंटू कर देंगे। हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं ना, यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दें तो उसकी अर्धायु भी दोगुना हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा देखना, कहीं पे छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, टी हाफ बराबर ए के पावर में 1/n, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता अब ये दोगुना हो गई, 2t1/2 बराबर 2 इंटू, हाँ अच्छा, 2a के पावर में 1 माइनस n, टू इंटू ए के पावर में 1 माइनस n। इसको कुछ बता सकते हो आप लोग? भाई ABCD मत करो, मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूं इसमें, ये सूत्र यही है, ये सूत्र है, लेकिन मैं कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूं। n का मान यहां पे सॉल्व करने पर आएगा, मतलब ये 1 बराबर 1 माइनस n आता है, तो n बराबर 1 माइनस 1 करके 0 आएगा, लेकिन ये कहां से आएगा, यहीं से आएगा, बस ये ध्यान देना है, बस इसको ध्यान दो। ये कैसे होने वाला है, यहाँ पे कुछ तो कुछ कटता है, छटता है, कुछ न कुछ तो होगा। प्रारंभिक सांद्रता को हमने दोगुना कर दिया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ अकल काम कर रहे हैं आप लोगों का? सर 2 बार नहीं, 2 तो बाहर नहीं आएगा, यहां से कुछ अकल काम कर रहा है। देखो ऐसा आने वाला है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं, बट अभी माइंड पे नहीं आ रहा है तुरंत कि कहां से हम कहीं तो मिस्टेक कुछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो मिस्टेक हो रहा है, 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 हो रहा है। एक जगह पे 2a रखा, 2 इंटू टी हाफ रख दिया, टी हाफ रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया। टी हाफ के जगह पे मान लो मतलब देखो प्यारे बच्चों, इसको अभी थोड़ा सा स्किप करता हूं, बट इसका 0 आएगा, आंसर तो पता है अपने को, क्योंकि ये वाला सिचुएशन आता है, इसमें हम सॉल्व कराए हैं। n बराबर 0 आएगा, बट यहां पे हम कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर कर रहे हैं, बट छोटा सा मिस्टेक है, कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक जरूर है इस पे। टी हाफ बराबर a के पावर में 1 माइनस n होता है, होता है, होता है। टी हाफ a के पावर 1 माइनस n, इसको स्किप करते हैं। हाँ कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, बट इसको थोड़ा सा टास्क में रखा जाएगा प्यारे बच्चों। एक छोटा सा ये प्रॉब्लम था, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई इतना है तो कोटि बता दीजिए। देखिए ये मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड
जो कि ये हमारे r के बराबर हो रहा है, और इसके लिए कोटि 0 ही होगा। कोटि 0 के लिए ऐसा होता है, कोटि जब 0 हो तो r बराबर k होता है, या k बराबर r होता है। r का मात्रक ये होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, तो k का मात्रक भी यही हो जाएगा ना। तो यहां पर कोटि कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0 कोटि होगा। मेरे माइंड में भी वो चल रहा है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? प्रथम कोटि में प्यारे बच्चों, क्योंकि T1/2 का मान 0.693 बटा में K होता है, इसमें प्रारंभिक सांद्रता कहीं नहीं है। जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल क्या हो जाएगा? जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुनी, वो भी उसी फॉर्मूला पे बनेगा, ये भी इसी फॉर्मूला पे बनेगा, a के पावर 1 - n वाला, ये भी इसी फॉर्मूला पे बनेगा। नहीं, शून्य कोटि के लिए a/2 के होता है ना। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये भी उसी फॉर्मूला पे बनेगा, T½ बराबर a के पावर 1 - n। अब इसमें क्या कहा? अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुनी कर दो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल क्या हो जाएगा? तो इसमें तो बहुत सिंपल है, उसमें हम लोग कहीं उलझे हुए थे जरूर, लेकिन इसमें देखो T½ बराबर a के पावर, कोटि शून्य है, इसका मतलब n के जगह पे क्या रख दीगो? 0, तो a के पावर में 1 - 0 1, तो T½ बराबर क्या आ गया? a आ गया। लेकिन प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी है तो ये 2 × a हो जाएगा, तो ये दुगुना हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलिए। लेकिन यार सच में इसमें हम कहाँ पे दिक्कत कर रहे थे? कुछ तो था इसमें प्रॉब्लम। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं पे तो फंसे थे, मतलब कुछ तो था थोड़ा सा। इसको दोगुना किया, क्रिया का अर्धायु भी दोगुना हो जाती है, तो 2 × T½ हो जाएगा ये। इसको 2 × a कर दिया 1 - n। अब T½ के जगह पे आपके पास क्या रहता है? a के पावर 1 - n, और ये 2a के पावर में 1 - n है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो ऐसा नहीं होगा। T½ बराबर a, कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें बच्चों। इसको थोड़ा आप लोग सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करिएगा। कहीं ना कहीं ये इतना आएगा, कोटि 0 आएगा, थोड़ा सा देखना है। मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर कर रहा हूं, और अगली क्लास में इसको हम सॉल्व भी करेंगे। आज इस पे हम काम करेंगे। नहीं भाई, 2 से 2 कैंसिल कैसे कर दोगे? ये अंदर में है ना, इसके पावर में पूरा है ना ये। अच्छा 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 अच्छा, तब पर भी तो नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। इसका बेस बराबर होगा, पावर बराबर होने वाला है, इसका बेस बराबर होने वाला है, और पावर क्या होगा? बराबर। अर्धायु भी दोगुना हो जाती है। चलो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, मतलब देख लेना आप लोग। बाकी कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग, और आप लोग इसे सॉल्व करके भी कमेंट में बता देना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। बाद में इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन आएगा फाइनल, क्योंकि मैं कल परसों में ही ये सॉल्व कराया हूं कहीं ना कहीं। ये क्वेश्चन या तो टेस्ट में, मतलब जो ऐप पे टेस्ट चल रहा था उस पर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिया हूं, कहीं ना कहीं तो है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, लास्ट क्वेश्चन में तो दोगुना हो ही गया 2 × a। चलो ओके, बाय बाय।